Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. यह आवाज है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। शायद ही कोई शख्स इस बात से असहमत होगा कि नेहरू एक प्रभावशाली और संवेदनशील व्यक्ति है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब राष्ट्र निर्माण के शुरुआती दौर में नेहरू ने बहुत कम त्रुटियों के साथ राष्ट्र निर्माण की नींव रखी। नेहरू एक प्रभावशाली व्यक्ति तो थे, पर उनमें एक सम्राट या तानाशाह की तरह कड़े फैसले लेने की प्रवृत्ति नहीं थी, और इसीलिए सामरिक महत्व के कुछ कड़े फैसले नेहरू समय पर नहीं ले पाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत की सुरक्षा चुनौतियों की। आज हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। क्या इतने सालों की आज़ादी के बाद भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा में मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है? आज हम इस सीरीज़ में उन पहलुओं का विश्लेषण करेंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा की राह में हमें आंतरिक और बाहरी चुनौतियों के रूप में मिल रही हैं। क्या हमने इन चुनौतियों का सामना निर्णायक ढंग से कर पाए या नाकाम रहे? 1947 में जिस तरह भारत के विभाजन की पटकथा लिखी गई और 1951 में चीन का तिब्बत पर कब्जा करना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को गहरा झटका था। बात आती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर ही चर्चा क्यों? क्योंकि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर निर्भर करती है। अब प्रश्न उठता है, हम अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में पिछड़ कैसे गए? इसका प्रमुख कारण है हमारी लचर सुरक्षा नीति। हम जिस राजनीति की बात करते हैं उसकी कथनी और करनी में अंतर होना, जो ज़मीनी हकीकत में स्पष्ट दिखाई देती है, जिसके परिणाम स्वरूप 127 जिलों में फैला माओवाद असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पंजाब, कश्मीर या श्रीलंका में गड़बड़ी के रूप में दिखाई देती है। 1947 में ब्रिटिश राज से आज़ादी की जल्दबाजी में हमने न सिर्फ मुस्लिम लीग की नाजायज़ मांगों को माना, अपितु सुरक्षा के मुद्दे पर भी ध्यान नहीं दिया। यह कहना गलत ना होगा, 1947 में भारत का बंटवारा ही हमारी सुरक्षा की पहली चुनौती थी। भारत के बंटवारे के साथ ही उसकी सशस्त्र सेनाओं के टुकड़े भी होने थे। देश के बंटवारे के साथ देश की बेहतरीन फौज का विभाजन भारत के लिए अभूतपूर्व क्षति थी। भारत की आज़ादी के वक्त हुई हिंसा उस वक्त की हमारी प्रशासनिक अनुभवहीनता को प्रदर्शित करने के लिए काफ़ी थी, और रही सही कसर प्रशासन व्यवस्था को और कमज़ोर करने का काम गांधी के बाद नकली शांतिवाद ने कर दी। नेहरू भी इस सोच से अछूते नहीं रहे। नेहरू यथार्थ से दूर अपनी ही दुनिया में जीते रहे और एशियाई एकता के सपने देखते रहे। नेहरू में सामरिक सोच का किस कदर अभाव था, यह संसद में उन वक्तव्य से लगाया जा सकता है जब उन्होंने 5 दिसंबर 1961 को राज्यसभा में अक्साई चीन पर हो रही बहस में बोला कि वहाँ तो घास का एक तिनका तक नहीं उगता, वो बंजर इलाका है। इसके जवाब में महावीर त्यागी ने अपना गंजा सिर नेहरू को दिखाया और बोले, यहाँ भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं इसे कटवा दूं या किसी और को दे दूं? 1962 में चीन के हमले ने नेहरू की विदेश नीति को नाकाम साबित कर दिया और गुटनिरपेक्षता पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गई। आइए अब हम उन संघर्षों की चर्चा करेंगे जो 1947 के बाद के वर्षों में हमारे सामने सुरक्षा चुनौतियों के रूप में सामने आए। साल 1947 भारत के लिए त्रासदी का साल रहा। भारत के विभाजन का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि 21 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हम 1947 के भारत पाक युद्ध और कश्मीर समस्या पर आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन प्रश्न उठता है, क्या स्वतंत्र भारत को जिन युद्धों से गुजरना पड़ा, क्या हम उन संघर्षों से कोई सबक लिया? इसका जवाब है नहीं। 1947 से 1962 तक के शांतिकाल में हमने सेना को सशस्त्र करने के बजाय हमने झीलों की सफाई, वृक्षारोपण जैसे कार्यों में लगा दिया। जल्दी इसका नतीजा 1962 में हमें शर्मनाक हार के रूप में देखने को मिला। हमने लद्दाख का 37,500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका खो दिया, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं,
1963 में पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान का एक हिस्सा चीन को दे दिया। बहुत से एक्सपर्ट मानते हैं कि उस समय की मौजूदा सरकार के सुस्त रवैये के कारण ही चीन इतनी आसानी से अक्साई चीन पर कब्जा करने में कामयाब रहा, जबकि यह सामरिक लिहाज से बहुत अहम क्षेत्र है। इसके बाद बात 1965 के संघर्ष की, पर इस लड़ाई में हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हमने क्या खोया क्या पाया। 1965 भारत पाक युद्ध भारतीय इतिहास में मात्र हाशिए की जगह मिलती है। कारण ना तो लड़ाई से हार की शर्मसारी जुड़ी है, ना जीत का उन्माद। 1971 का युद्ध एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जाता है, पर यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय सेना एक ऐसे विरोधी से लड़ रही थी जिसकी सारी स्थानीय जनता उसके खिलाफ विरोध के रूप में खड़ी थी। 1999 कारगिल युद्ध को कौन भूल सकता है। मेरे हिसाब से कारगिल युद्ध अब तक का सबसे समझदारी से लड़ा गया युद्ध था। पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में हुए इस संघर्ष में अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ तौर पर गलत ठहराया। 1947, 1965, 1971 के युद्धों में हमने जो हासिल ना कर पाए वह इस युद्ध में हासिल कर लिया। अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों ने सीमा पार आतंकवाद फैलाने की बुरी नीयत पर पाकिस्तान को जिम्मेदार माना, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। दोस्तों, इधर मैं उन चंद घटनाओं का भी जिक्र करना चाहूँगा जो हमारे राजनेताओं की सामरिक मुद्दों पर उनकी घोर लापरवाही दिखाती है। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन कहूटा का, जो भारत की इंटेलिजेंट एजेंसी रॉ के द्वारा सन 1971 में चलाया गया। कहूटा में पाकिस्तान द्वारा परमाणु संयंत्र तैयार करने की पहली खबर रॉ के जासूसों ने ही दी थी। कहा जाता है कि रॉ के एक एजेंट को 1977 में पाकिस्तान के कहूटा परमाणु संयंत्र का डिज़ाइन प्राप्त हो गया था, लेकिन तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने न सिर्फ इसे $10,000 में खरीदने की पेशकश ठुकरा दी, बल्कि यह बात पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक को भी बता दी। इससे न सिर्फ रॉ को नुकसान हुआ, बल्कि हम इजरायली इंटेलिजेंट एजेंसी जो हमारी इस ऑपरेशन में मदद कर रही थी, हम मोसाद का भी विश्वास खो बैठे। देश की सुरक्षा के मामले में सिर्फ मोरारजी देसाई से ही चूक नहीं हुई, बल्कि इस फहरिस्त में इंद्र कुमार गुजराल का भी नाम आता है। गुजराल शांति के पक्षधर थे और इसी नीति के तहत आई.के. गुजराल ने प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान में काम कर रही भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ऑपरेशंस बंद करवा दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत का पाकिस्तान के अंदर खुफिया तंत्र कमजोर हो गया। 24 दिसंबर 1999 को फ्लाइट IG-814 का काठमांडू नेपाल से हाईजैक होना, या फिर कारगिल में पाकिस्तान द्वारा की गई घुसपैठ की जानकारी हमें वक्त रहते नहीं मिल पाई। सुरक्षा के कई जानकार कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से आई.के. गुजराल के इस फैसले को सुरक्षा में बड़ी चूक मानते हैं। तो दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में इन सभी घटनाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। देखते रहिए डिफेंस नाउ, जो लगातार इस तरह की रोचक जानकारियां लाता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।